चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद है सारे बच्चे हमारे अच्छे होंगे। और ये भी उम्मीद है कि सारे बच्चों को जो भी चीज़ें दिया जा रहा है बेटा समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, साइंस की क्लास भी इस पर चल रही है, 4 बजे से चल रही है। जितने बच्चों के पास समय हुआ करे तो साइंस की भी क्लास आप लोग लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि मैं एक ज्योग्राफी का भी बैच लेकर बहुत जल्द आ सकता हूँ बच्चे। ठीक है, तो आपको 2 सेक्शंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बच्चे, टॉपिक था फंडामेंटल और मुझे उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, एक साथ सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, और चलिए बच्चे, फंडामेंटल राइट्स पे हमारा आर्टिकल 12 हो गया था, आर्टिकल 13 हो गया था बच्चे। ठीक है, क्षमता के अधिकार में मैं आर्टिकल 14 बता दिया था, क्लियर। उसके 2 पार्ट्स मैंने अलग अलग बता दिए आप लोगों को। फिर मैंने आर्टिकल 15 बता दिया था और आर्टिकल 16 भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब एक चीज़ जल्दी से बताओ, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए तो और चलो यहाँ तक हो गया था। तो आज हम लोग बच्चे बात करेंगे आर्टिकल 17 पर। ठीक है, मैंने आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 की जब बात किया था बच्चे, तो उसमें मैंने बैकलॉग के बारे में भी आपको देख लेना बच्चे शायद बता दिया। 16 4th का सब क्लॉज बच्चे 4th था और उसका एक पॉइंट बी पॉइंट मैंने बनाया था। और बैकलॉग का सिस्टम भारत देश में 2000 में आया था। ठीक है, वहाँ पर 50% का रिजर्वेशन कोटे का कोई प्रावधान नहीं है। अगर बैकलॉग वैकेंसी आज 100 सीट निकली है और फिर 70 होती है और बच अगर 30 जाती है, तो अगले 2 साल के अंदर जो भी बैकलॉग की वैकेंसी आएगी बच्चे, उस बैकलॉग की वैकेंसी में उस पुरानी वैकेंसी यानी बची हुई सीटों को क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। ईवीएस के आधार पर, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आधार पर बच्चे हमने जर्नल को भी क्या दे दिया, कोटा दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, उसको भी मैंने करा दिया था। और अमेंडमेंट एक्ट था बच्चे, अब ध्यान से देखो बच्चे, 101वां जीएसटी था, 101वां अमेंडमेंट क्या था, जीएसटी था, 103वां बच्चे ईवीएस था, 104वां आपको मैंने एंग्लो इंडियन बता दिया। अब आप लोगों का एक एचडब्ल्यू होगा, आप लोग हमें बताओगे कि 102वां संविधान संशोधन कौन सा था। 102 आप लोग बताओगे बच्चे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग बच्चे आर्टिकल 17 की बात करेंगे यहाँ पर। और आर्टिकल 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 ये कहता है बच्चे, 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और अस्पृश्यता आप जानते हो बच्चे, छुआछूत होता है। क्या होता है? छुआछूत होता है। इसे एबोलिशन अनटचेबिलिटी कहते हैं बेटा, अनटचेबिलिटी। किसकी बात किया जाता है बेटा? अनटचेबिलिटी की बात किया जाता है बच्चे, अनटचेबिलिटी की। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात किया गया है, यानी अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होता है बच्चे? छुआछूत का अंत होता है। पहले क्या होता था कि बच्चे देखते थे आप लोग कि निम्न वर्ग के लोग मंदिरों में नहीं जा पाते थे। अगर गलती से मंदिर चले गए तो मंदिर को बच्चे स्वच्छ किया जाता था। घरों में, बड़े घरों में छोटे वर्ग के लोग आ जाते थे बच्चे, वहां पर भी देखो बहुत सारी चीजें दिखाई गई। ये एक सामाजिक कुरीतियां थी बच्चे, गंदगियां थी, जिसे भारतीय संविधान ने खत्म करने का प्रयास किया है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट्स है। और आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स पर राज्य कोई भी कानून नहीं बना सकता, यानी कि इस आर्टिकल 17 को सभी राज्यों को मानना क्या है, अनिवार्य है। ये आप याद रखिएगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा इतना। तो अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के अंत की अगर बात की जाए तो कौन सा आर्टिकल है बच्चे? है 17 है। अब इसके लिए बच्चे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अब संसद ने सिविल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया बच्चे, 1955 में बनाया था। क्लियर हो जाएगा। सिविल प्रोटेक्शन एक्ट बच्चे, सिविल संरक्षण अधिनियम बनाया गया कौन से सन में? 1955 में, ताकि बच्चे इसका कोई उल्लंघन ना कर पाए। और बच्चे आपको भी पता है कि भारत देश में उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा, उन्हें बच्चे क्या करते थे, उनका शोषण करते थे और वही सबसे ज्यादा छुआछूत का शिकार हुए। तो बच्चे इसीलिए भारतीय सरकार ने एक एक्ट
एक्ट भी दिया बच्चे, SC/ST एक्ट बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और SC/ST एक्ट कब आया, तो आपका रिजल्ट होगा सर ये 1989 में आया। कब आया बच्चे, 1989 में, यानी 1989 में कौन सा एक्ट आया, SC/ST एक्ट। अभी SC/ST एक्ट में करंट पॉइंट सुनना थोड़ी देर के लिए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट में अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। और बच्चे जब SC/ST एक्ट के तहत किसी व्यक्ति पर, या कह सकते हो SC/ST एक्ट जब किसी व्यक्ति पर लागू होगा तो उस व्यक्ति की जांच SP रैंक का IPS, SP का फुल फॉर्म होता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो SP रैंक का अधिकारी उनकी जांच करेगा। यानी कि बच्चे पहले जो था कि त्वरित कार्रवाई किया जाए, यानी कि SC/ST एक्ट के तहत किसी SC ने बच्चे किसी व्यक्ति पर ब्लेम कर दिया, जनरल व्यक्ति पर, तो उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने का प्रावधान था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया 2018 में। कब लगा दिया बच्चे, 2018 में लगा दिया बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और ये कहा कि बच्चे जिस पर SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है उस पर बच्चे जो जांच होगी वो SP रैंक का अधिकारी उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। हालांकि बच्चे फिर से 2019 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया, फिर से परिवर्तन हमारी संसद ने कर दिया और फिर प्रावधान पुराना कर दिया। और ये कौन सी गिरफ्तारी का बच्चे, हालांकि इसका बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे, कहीं ना कहीं यहां पर इनको संरक्षण भी तो प्राप्त हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है सर, सब जानते हैं, लेकिन बच्चे दुरुपयोग कर तो रहे हैं कुछ बड़े लोग बच्चे हैं ना, लेकिन कम से कम इस एक्ट के तहत इनका क्या हो रहा है, संरक्षण भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुरंत गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा और क्या किया जाएगा, इस पर जांच होगी और जांच SP रैंक का अधिकारी करेगा, यानी कि बच्चे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एक IPS अधिकारी होता है, क्लियर। हालांकि बच्चे 2019 में फिर से इसमें परिवर्तन हो गया और इसमें फिर से तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान कर दिया गया बच्चे। तो SC/ST एक्ट अधिनियम भारत में कब आया, तो आपका तुरंत रिजल्ट हो जाएगा सर 1989 में आया बच्चे, 1989 में आया। ये हमारा अस्पृश्यता का क्या है बच्चे, अंत है। बस इतना ही था बच्चे इसमें, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 18 सबको पता है। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी उपाधि का अंत करता है बच्चे। आर्टिकल 18 ये कहता है, आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत। अब ये उपाधि का अंत भारतीय नागरिक के लिए भी है और प्लस विदेशी नागरिक, दोनों के लिए है बच्चे। भारतीय नागरिक की भी बात किया गया है बच्चे, और याद रखना विदेशी नागरिक की बात किया गया है, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना 1 मिनट के लिए, पहले फिर बात करते हैं बच्चे। बच्चे याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे भारत रत्न और फिर पद्म की बात होती है, तो पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री होता है, यानी पद्म की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो भारत रत्न है सर और पद्म है, इनको हमारी सरकार ने बच्चे उपाधि में काउंट नहीं किया है, इसे एक अवार्ड माना गया है, यानी कि इसे एक पुरस्कार माना गया है बच्चे। और पुरस्कार इसलिए दिया जाता है बच्चे ताकि उस क्षेत्रों में लगातार परिवर्तन होता रहे बच्चे, नई नई चीजें उस क्षेत्र में शामिल होते, एक लालच की तरह होता है, कह सकते हो। लालच भी नहीं कहेंगे, कह सकते हो बच्चे जैसा कर्म करोगे भाई वैसा ही फल पाओगे। तो अगर कोई भारत रत्न विजेता होता है बच्चे तो वो अपने नाम के आगे भारत रत्न लगा सकता है, क्लियर। अभी कोई MBBS होता है बच्चे, MBBS जो डॉक्टर होते हैं, तो जब MBBS कर लोगे भैया तो अपने आगे तुम बच्चे मेडिकल काउंसिल आपको डॉक्टर लगाने की उपाधि दे देगा। तो शिक्षा हो गया कि आपने 5 साल मेहनत किया और आपको उपाधि मिल गई। एक आपने PhD का नाम सुना होगा बच्चे। अब PhD की जाती है बच्चे, है ना, तो एक मानद उपाधि होती है बच्चे जो डायरेक्ट लोगों को उपाधि दी जाती है। तो डायरेक्ट उपाधियों को यहाँ पर सारे उपाधियों को अंत कर दिया गया है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल
अभी बच्चे भारतीय प्राइम मिनिस्टर बच्चे किसी विश्वविद्यालय में जाएं और वहां पर उनको बच्चे एक लिट की उपाधि से सम्मानित कर दिया जाए तो क्या वो डॉक्टर लगाना शुरू कर देंगे? नहीं सर, ऐसी उपाधियों का भारत में अंत किया गया। लेकिन एक आदमी है जो पीएचडी करता है, अपनी थीसिस बनाता है, जमा करता है, फिर उसे बच्चे एक डॉक्टर की उपाधि मिलती है, तो क्या बच्चे वो थीसिस फिल करने वाला व्यक्ति क्या डॉक्टर लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? तो आपका रिजल्ट होगा सर लगा सकता है, क्योंकि उसने मेहनत किया बच्चे। इसीलिए कहा गया बच्चे कि शिक्षा और सेना को छोड़कर, भाई सेना में आप बच्चे काम करोगे, सेना देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करोगे, बलिदान दोगे, और आपको पता है सर हमारे जवान रात भर बॉर्डर पर बैठे रहते हैं ना सर जी, तभी हम यहाँ पर बच्चे तैयारियां करते रहते हैं। कभी कभी देखता हूँ सर बड़ा अजीब लगता है कि हमारे सेना के जवानों के साथ मिसबिहेव किया गया। बच्चे चीज़ें अलग हैं। अभी सर वही बॉर्डर पर ना होते ना बेटा, तो हम कब का पता नहीं मेरे साथ सबका क्या हो जाता बच्चे। क्लियर? तो सर जो असली हीरो टाइप के लोग होते वो सर हमारे जवानी होते जो हमारी सुरक्षा के लिए रातों दिन जगते रहते हैं बच्चे, है ना। तो यहां पर शिक्षा, जैसे बच्चे किसी व्यक्ति ने सेना में कार्य किया और उसे परमवीर चक्र दे दिया, है ना बच्चे, तो परमवीर चक्र आप ध्यान से देखो ये उपाधि में काउंट नहीं किया गया है बच्चे, इसीलिए आप परमवीर चक्र विजेता लिख सकते हो। तो आओ चलो इसको निपटा लेते हैं बच्चे, है ना। तो इसमें जो पहला होगा बच्चे 18 का जो सब क्लास फर्स्ट होगा, 18 का जो सब क्लास फर्स्ट होगा, ये कहता है शिक्षा और सेना को छोड़कर, शिक्षा और सेना को छोड़कर सभी उपाधियों का क्या कर दिया जाता है? अंत कर दिया जाता है। सभी उपाधियों का क्या कर दिया जाता है? अंत कर दिया जाता है। यहां पर देख लो सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। किसको किसको छोड़कर? शिक्षा और सेना को। आपने अगर एमबीबीएस किया है, आपने अगर एमबीबीएस किया है तो आप बच्चे क्या लगा सकते हो? डॉक्टर लगा सकते हो। अगर आपने बच्चे पीएचडी किया है तो आप डॉक्टर लगा सकते हो। क्लियर हो जाएगा। अगर आप परमवीर चक्र प्राप्त करता हो बच्चे या अन्य चक्र आपको मिलते हैं तो आप अपने आगे बच्चों से लगा सकते हो, लेकिन और सभी लोगों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। तो आर्टिकल बच्चे 18 का जो सब क्लास फर्स्ट है वो ये कहता है कि भारत देश में शिक्षा और रक्षा को छोड़कर सभी उपाधियों का क्या है? अंत है बच्चे। ठीक है। अब आर्टिकल से बच्चे 18 का 2 ये कहता है कोई भारतीय नागरिक प्रॉफिट पद पर हो, यानी लाभ के पद पर हो, विदेश में उपाधि धारण नहीं कर सकता। उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता या उपाधि धारण नहीं कर सकता या उपाधि नहीं ले सकता बच्चे। क्लियर हो जाएगा। उपाधि नहीं ले सकता, विदेश में उपाधि धारण नहीं कर सकता या उपाधि नहीं ले सकता बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब ये तो बच्चे भारतीयों के लिए हो गया। आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 3 ये कहता है सर गैर भारतीय नागरिक, कौन से नागरिक बच्चे? गैर भारतीय नागरिक हैं। अगर कोई भी गैर भारतीय नागरिक है बच्चे और वो लाभ के पद पर है, यहां पर देखो ये लाभ के पद पर थे तो ये ग्रहण नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा अलग है बच्चे। अगर ये विदेशी व्यक्ति लाभ के पद पर है तो ये बच्चे उपाधि ग्रहण कर सकता है, उपाधि ले सकता है। राष्ट्रपति की परमिशन के बाद उपाधि ले सकता है। राष्ट्रपति की सलाह पर लिख दो बच्चे, राष्ट्रपति की सलाह पर। राष्ट्रपति की किस पर बच्चे? सलाह पर। ये विदेशी नागरिक जो गैर भारतीय है बेटा। क्लियर। तो हमने यहां पर 3 सब क्लॉज पढ़ लिए। 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, सब क्लॉज फर्स्ट कहता है शिक्षा और सेना को छोड़कर। मैंने बता दिया बच्चे एमबीबीएस किया है तो डॉक्टर लगाओगे। डायरेक्ट किसी मानद उपाधि को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो बच्चे। और भारतीय नागरिक अगर लाभ के पद पर है तो विदेशों में कोई भी उपाधि को बच्चे ले नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई गैर भारतीय व्यक्ति है बच्चे, लाभ के पद पर है, तो ये उपाधि ले सकता है। कहाँ? इंडिया में सर। क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच्चे वो किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति की सलाह पर ही ऐसा करेगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा।
अगला है बच्चे 18th का 4 कहता है, 18th का 4 ये कहता है अगर कोई भारतीय है प्लस गैर भारतीय, अगर कोई भारतीय भी है बच्चे और अगर ये कोई गैर भारतीय व्यक्ति है बच्चे और लाभ के पद पर है, अगर ये बच्चे किसके पद पर है, लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर है, तो ये भेंट को स्वीकार कर सकता है, भेंट ले सकता है, सलाह राष्ट्रपति भेंट ले सकता है। लेकिन बच्चे भेंट की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, किसी उपाधि की बात नहीं की गई है। भेंट ले सकता है किसकी सलाह पर बच्चे, तो आप रिजल्ट लगाना सर, राष्ट्रपति की सलाह पर भेंट ले सकता है, राष्ट्रपति की सलाह पर भेंट ले सकता है। अब यहाँ एक नोट पॉइंट डाल दो और लिख देना बच्चे, भारत रत्न प्लस पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री को, पद्मश्री को पुरस्कार माना गया है। उपाधि नहीं, उपाधि नहीं, नोट करो जल्दी से। ठीक है बच्चे, इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं है। आपका समता का अधिकार जो था पहला था 14 से लेकर 18 तक था, वो आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया बच्चे। ठीक है, आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता, लेकिन निगेटिव व्यू देता है क्योंकि कुछ लोगों को विशेषाधिकार है, विधियों का समान संरक्षण पॉजिटिव व्यू देता है क्योंकि जिनमें असमानता है उनको छूट देकर समान स्तर पर लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये क्या करती है बच्चे, पॉजिटिव व्यू देता है। फिर आर्टिकल 15 ये कहता है सर कि धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चे ध्यान से देखिएगा, उसमें भी कुछ अपवाद मैंने आपको पढ़ा दिए। 16 ये कहता है अवसरों में समानता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बच्चे उसमें कुछ अपवाद कर सकती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 17 ये कहता है कि सर भारत में छुआछूत का अंत किया गया है, तो छुआछूत भी मैंने आपको बता दिया। सिविल प्रोटेक्शन एक्ट भी बता दिया और SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन कर दिया था कि ये बच्चे जिस पर ST/ST लगाया जाएगा उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन 2019 में फिर से वही प्रावधान हो गया सर, तुरंत गिरफ्तार कर, यानी कि कह सकते हो कि तुरंत कार्रवाई उस व्यक्ति पर कर दी जाएगी जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन बच्चे वहां पर SC/ST एक्ट को क्या मिल रहा है, संरक्षण भी मिल रहा है। इसीलिए सर इसे एक पॉजिटिव व्यू माना गया है। हालांकि इसके निगेटिव भी बहुत आए हुए हैं बच्चे, लेकिन ध्यान से देखिएगा, कहावत है सर, एक बचा लो अगर, या छोड़ो हटाओ, चल आगे बढ़ते हैं। इतना तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट मानद उपाधि को आप धारण नहीं कर सकते हैं। किसी भी उपाधि को धारण करना है तो आपको परमिशन किससे लेनी होगी, प्रेसिडेंट से लेनी होगी, यानी राष्ट्रपति से लेनी होगी बच्चे। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला होगा बच्चे, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम।
और आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक है? 22 तक है। 19 से लेकर कहाँ तक है? 22 तक है बच्चे। क्लियर? 19 से लेकर कहाँ तक है? 22 तक है बच्चे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए और हेडिंग डालिए आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 6 मूल स्वतंत्रताएं यहां पर हैं। कितनी स्वतंत्रताएं हैं बेटा? 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं। देखो ध्यान से सुन लो पहले। अब एक तो होगी स्वतंत्रता, आपको दे दी जाएगी, तो स्वतंत्रता का रेस्ट्रिक्शन भी किया गया है, स्वतंत्रता का रेस्ट्रिक्शन भी किया गया है, यानी निर्बंधन भी किया गया है बच्चे। क्या किया गया है? निर्बंधन। अगर कोई एक ऐसी स्वतंत्रता मैंने आपको दी है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो मैंने आपको दी है और उस स्वतंत्रता का बच्चे हमारी समाज पर अलग इफेक्ट पड़ रहा है, यानी समाज को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसी स्वतंत्रताओं का रिस्ट्रिक्शन, रोक लगाने का भी प्रावधान किया गया है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपको घर में स्वतंत्रता दे दिया, कहा जाओ बेटा तुम्हें मैंने सारे फ्रीडम दे दिया। पता लगा पापा ने फ्रीडम दे दिया और आप किसी लड़की को लेकर फुर्र हो जाओ, या किसी लड़के को स्वतंत्रता मिल गई तो लड़की लेकर निकल ले, और किसी लड़की को फ्रीडम मिल गई तो फिर लड़के को लेकर निकल गए। क्या ये आपको पापा ने स्वतंत्रता दी थी? अरे पापा ने ये कहा बेटा जाओ घूम आओ, खा पी आओ, टीवी देख लो, पढ़ाई करो, है ना, कमरे में सो जाओ। ये हमारी बच्ची स्वतंत्रताएं हैं। पापा ने थोड़ी ना कहा भैया लेकर भाग जाओ किसी भी व्यक्ति को। अब तो समझ गए होंगे। तो अगर कोई एक ऐसी स्वतंत्रता सर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया और उससे बच्चे हमारे लोक व्यवस्था पर, हमारे संप्रभुता पर, हमारी अखंडता पर अगर कोई भी प्रभाव पड़ेगा, उससे नुकसान होगा, तो भारतीय सरकार बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत ही बच्चे हम इसका निर्बंधन करेंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। आपको इस अधिकार से कह सकते हो या इस स्वतंत्रता से हम वंचित भी कर देंगे बच्चे। फ्रीडम है लेकिन उसे बच्चे रेस्ट्रिक्टेड, रोकने का भी अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, और भाई धारा 144 का नाम सुना होगा। अब धारा 144 दो तरीके से होती है, एक डायरेक्ट भी लागू होता है कि इनडायरेक्ट बेटा। इनडायरेक्ट है कि माहौल खराब हो सकता है, एक है कि खराब हो गया लेकिन लार्ज मात्रा में माहौल नहीं खराब हुआ। अब धारा 144 में बच्चे गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? रेस्ट्रिक्शन ही तो लगा दिया आप पर। भैया मैं डिसाइड करूंगा कि आप अपने घर से कब बाहर निकलोगे। ठीक है सर, पता लगा सर कि माहौल और बिगड़ गया, तो हमारी बच्चे पुलिस प्रशासन ने क्या किया? उसी बच्चे धारा 144 को कर्फ्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब कर्फ्यू लग गया, तो कर्फ्यू जब लग गया तो आप बताओ घर से बाहर निकल पाओगे? भाई धारा 144 ही का बच्चे बड़ा रूप तो ही कर्फ्यू है, याद रहेगा। तो कर्फ्यू में बच्चे सब कुछ रोक लग जाएगा, फिर आप घरों में पैक्ड हो जाओगे, क्योंकि कोई एक ऐसा फ्रीडम गवर्नमेंट ने दिया। पता लगा सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे, हमें बोलने का अधिकार है। पता लगा आप पहुंच रहे हो सर किसी को वर्ग विभेद गाली दे रहे हो आप किसी वर्ग को लेकर, तो इससे बच्चे समाज का सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ जाएगा। और जब माहौल बिगड़ेगा तो फिर आपके इस फ्रीडम पर क्या लगा दिया जाएगा? बैन लगा दिया जाएगा सर जी। क्लियर हो जाएगा। तो जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं हम साथ साथ में ये भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 का सब क्लॉज कौन सा ये कहता है कि इस स्वतंत्रता का हमने रिस्ट्रिक्शन किया, यानी निर्बंधन किया। तो चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं सर जी, है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि स्वतंत्रताएं हैं लेकिन उनके निर्बंधन का भी प्रावधान है। क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग डालो पहला सर जी, जल्दी से निपटा लेते हैं। आर्टिकल 19 फर्स्ट का ए पॉइंट, ठीक है, ऐसे लिखना। अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज फर्स्ट, और सब क्लॉज फर्स्ट का कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 के सब क्लॉज फर्स्ट का कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट दिया गया है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब इसी में सर बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन सरकारी क्षेत्रों पर लागू होता है, निजी क्षेत्र पर यह लागू नहीं होता है। राइट टू नो जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार होता है आरटीआई बच्चे। तिरंगा फहराने का अधिकार, तिरंगा फहराने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रचार करने का अधिकार, करने की स्वतंत्रता, हड़ताल, हड़ताल का तो अधिकार है सर, लेकिन इसमें लिख देना बंद का अधिकार नहीं है, बंद का अधिकार नहीं है। आप विरोध कर सकते हो बच्चे, हड़ताल कर सकते हो, लेकिन हड़ताल में किसी भी चीज को बंद करने का अधिकार नहीं है, क्लोज राइट्स का प्रावधान नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल बच्चे हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग हड़ताल पर बैठ गए तो क्या वो मेडिकल सिस्टम को बंद कर दें, दवा देना मरीजों को बंद कर दें? नहीं सर, बंद का अधिकार नहीं है, नहीं तो इन पर त्वरित कार्यवाही हो जाएगी बच्चे, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता है, अब किसी के समक्ष बच्चे आप वाक्य एवं अभिव्यक्ति का अधिकार रखते हो, लेकिन बच्चे अभी प्रेस की बात किया जाए तो हमारी जो सेना होती है, अर्धसैनिक बल होते हैं, इनको प्रेस के समक्ष स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया गया है। तो बच्चे एक चीज बताओ, अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा था कि बच्चे फंडामेंटल राइट्स बाध्यकारी होता, लिमिटेड होता है, ठीक है। तो यहां पर बताओ, हमें तो ये अधिकार मिला हुआ है वाक्य एवं अभिव्यक्ति में, लेकिन क्या सेना के जवान को भी अधिकार प्राप्त है बेटा? तो आप कहोगे सर उनको नहीं प्राप्त है, ठीक है। तो ये याद रखो सर जी, नोट करो जल्दी से। और हाँ सर, इसी में एक बढ़ाना चाहो बना लो, फिल्म बनाने का अधिकार, लेकिन अगर वल्गर भाषा का प्रयोग किया गया है बच्चे तो इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, सेंसर बोर्ड। कौन सा बोर्ड बेटा? अगर वल्गर फिल्म है बच्चे, कहते हैं BCD ग्रेड, अगर बच्चे उसमें कोई दिक्कत आती है, विरोध होता है, जिससे सामाजिक असंतुलन बिगड़ता है किसी भी फिल्म को लेकर, जैसे बच्चे एक कौम को बढ़ा चढ़ाकर दिखा जाए, किसी कौम का विरोध कर दिया जाए, किसी वर्ग का विरोध कर दिया जाए, और उससे बच्चे हमारी लोक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, तो ऐसे भी व्यक्ति का निर्बंधन कर दिया गया। ऐसे बच्चे फिल्मों पर फिर बैन कर देगा कौन? सेंसर बोर्ड बैन कर देगा और उसे रिलीज नहीं किया जाएगा। जैसे बच्चे एक मूवी को लेकर हुआ था, मेरे ख्याल आपने देखा होगा, पद्मावती को लेकर बच्चे तगड़ा विरोध हुआ था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे, जब फिल्म पर बैन की गई तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, क्लियर हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 19 ही कहता है बच्चे, ठीक है। अब पक्का है सर, इतनी तो स्वतंत्र, और बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं बेटा, इतनी तो स्वतंत्रताएं हमें मिल गई। अब इसको रेस्ट्रिक्शन भी किया गया है, अगर इसमें से कोई भी ऐसी स्वतंत्रता हमारे समाज पर इफेक्ट डाल रही है, हमारे संप्रभुता पर, हमारी अखंडता पर, तो फिर हम उसको क्या कर देंगे? रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे बच्चे, ठीक है। तो यहीं पर तुरंत इसी से संबंधित बच्चे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जितनी भी स्वतंत्रताएं हमको मिली हैं, यहां पर बच्चे निर्बंधन का भी है। तो यहीं पर लिखिएगा सर, अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज सेकंड आर्टिकल सब क्लॉज फर्स्ट के ये पॉइंट का रिस्ट्रिक्शन करता है, यानी निर्बंधन करता है। क्या करता है? निर्बंधन करता है। अब निर्बंधन कैसे करेगा बच्चे? अगर लोक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा हो, संप्रभुता पर इफेक्ट आ रहा हो, अखंडता पर इफेक्ट पड़ रहा हो,
इसी में मान हानि भी है बच्चे, नोट कर लो जल्दी से। कोर्ट ने कोई आधार दिया, कोर्ट की मतलब यहाँ पर लिख दो बच्चे, देश की सुरक्षा की भी बात हो, देश की सुरक्षा पर अगर असर पड़ रहा है आपके बच्चे स्वतंत्रता का, तो इस पर रोक लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर बच्चे कोर्ट की अवमानना, भाई कोर्ट ने आपको कुछ आदेश दिया है, यानी कोर्ट ने कहा कि आप प्रेस के समक्ष बोल नहीं सकते हो, तो उसके बाद भी अगर आप बोलोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेटा, कोर्ट की अवमानना होगा, तो फिर बच्चे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा आप पर, है ना। मुझे लगता है 19 का फर्स्ट का ए पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे बात किया जाए कि 19 का सब क्लॉज फर्स्ट का जो ए पॉइंट है, जो वाक्यों में अभिव्यक्ति की बात करता है, क्या इसे रेस्ट्रिक्शन या क्या इस पर रेस्ट्रिक्शन का प्रावधान है, तो आप बोलोगे यस। कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज सेकंड बेटा, ठीक है। अब है दूसरा बच्चे, जल्दी से यहां पर भी आओ। 19 सब क्लॉज फर्स्ट ही होगा, और यहां पर जो पॉइंट होगा वो होगा बच्चे बी पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा। यहां पर बच्चे बात किया जाता है शांतिपूर्ण सम्मेलन की, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है, और बिना हथियार के बच्चे, कौन से हथियार के, बिना हथियार के आप लोग बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन AK-47 लेकर नहीं जा सकते वहां पर, क्लियर हो जाएगा। AK-47 लेकर नहीं जा सकते बच्चे। अब यहां पर एक नोट पॉइंट डालेंगे, एक नोट पॉइंट और डार्क पेन का इस्तेमाल करेंगे। शिख कृपाण, एक छोटा सा चाकू टाइप का होता है ना। सिख बच्चे 5 वस्तुओं को धारण कर सकते हैं, क्योंकि इनकी संस्कृति, इनकी परंपराओं से ये जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो बच्चे हमारी गवर्नमेंट या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे प्रथाओं और परंपराओं का भी ख्याल रखता है। तो बच्चे कृपाण कहते नहीं कि कंघा है, कक्षा है, कृपा केश है, कड़ा है, और कृपाण एक छोटा सा चाकू बच्चे टाइप का होता है सर, इनका कृपाण कहलाता है। उससे ये रख सकते हैं। अगर क्या कर रहे हैं ये लोग, सम्मेलन कर रहे हैं, उसे बच्चे हथियार में काउंट नहीं किया जाता, तो कृपाण रख सकते हैं, कृपाण रख सकते हैं। इसे हथियार माना नहीं गया है, क्योंकि इनका ये धर्म से जुड़ा हुआ है बच्चे। अब कोई सम्मेलन ऐसा हो बच्चे जो हमारी लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के चौक को ब्लॉक कर दिया जाए, दिल्ली के CP को, कनॉट प्लेस को ब्लॉक कर दिया जाए, तो अब बताओ यार, अगर दिल्ली का वो मेन चौराहा है तो बताओ सिस्टम कैसा होगा। फिर तो अफरा तफरी हो जाएगा सर, सारी रोडें ब्लॉक और बहुत सारी गाड़ियां बल्क में खड़ी हो जाएंगी। तब ऐसे सम्मेलन पर भारत सरकार नहीं बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो इस पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 3 होगा, जो आर्टिकल B के निर्बंधन की बात करेगा और रिस्ट्रिक्शन की बात करेगा बच्चे। अगर लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तो रोक लगा दिया जाएगा। अगर लोक व्यवस्था को क्या पहुंचता है, नुकसान, लोक व्यवस्था को नुकसान, लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तो रोक लग जाएगा। और अगर ये हमारी संप्रभुता पर इफेक्ट डालता है तो, और अगर ये हमारी अखंडता को नुकसान पहुंचाता है तो इसको भी रोक दिया जाएगा। ये आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 3 कहता है। और निर्बंधन का मतलब मैं बता चुका हूं। अब इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। देखो लाइन बाय लाइन बताता जा रहा हूं बच्चे, और मुझे उम्मीद है अब इसमें कोई डाउट नहीं बच रहा है। बस आपको प्रीवियस वीडियो देखनी। अभी किसी बच्चे ने मैसेज किया सर आर्टिकल 6 और 7 को नागरिकता का सब फिर समझा दीजिए। बेटा क्या समझा दे, उसमें प्रीवियस वीडियो देखिए एक बार, और लाइन बाय लाइन तो बोला प्रीवियस वीडियो में बच्चे कि कुछ लोग जो भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए। 2 बार देख लो वीडियो रिवर्स करके बच्चे, समझ में आ जाएगा। 2 हो गया,
तीसरा अनुच्छेद सी पॉइंट। अब यहां पर भाई आपको संघ बनाने यानी यूनियन बनाने की छूट है। समितियां, कमेटी, सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव कमेटी भी बना सकते हो, कोऑपरेटिव भी बना सकते हो। संघ समितियां, सहकारी समितियां और एसोसिएशन बनाने की क्या है? स्वतंत्रता है। बनाने की क्या है? स्वतंत्रता है। यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का 1 और सी पॉइंट। लेकिन बच्चे अगर ये हमारी क्या करता है? निर्बंधन भी किया गया है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो निर्बंधन की भी बात करता है बच्चे आर्टिकल, लिख दीजिएगा। 19 का चौथा पॉइंट इसके निर्बंधन की बात करता है। और निर्बंधन में वही बच्चे जो हमारी लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता होगा और संप्रभुता अखंडता को इसमें से कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसे बैन कर दिया जाएगा, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। तो वही पुराना वाला ही पॉइंट इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया। अब डी पॉइंट देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता यानी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है बच्चे। आपका मूड है दिल्ली घूमना, भाई चले जाओ, बंबई घूमना चले जाओ। लेकिन सर कुछ क्षेत्रों पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप वहां नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपने देखा होगा सर अंडमान निकोबार में एक प्राचीन जनजाति रहती है और उन जनजातियों की संख्या गारो खासी जयंतिया का नाम सुना होगा बच्चे। अब ये सब हमारी जनजातियां हैं और इन जनजातियों को बाहरी लोगों से सुरक्षित रखने के लिए ऐसे एरिया पर बच्चे भारत सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। यानी आपका जो आर्टिकल 1 का डी पॉइंट ये कहता है आप किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र बेटा जहां पर हमारी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आप वहां नहीं जा सकते। क्लियर हो जाएगा। यानी कि एसटी का कोई एक ऐसा क्षेत्र जिससे आप लोग अगर जाओगे बच्चे तो उनका वातावरण दूषित हो जाएगा और होगा तो उनको नुकसान होगा, तो वो प्रजातियां क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। यानी उन प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए इनके भी निर्बंधन का प्रावधान किया गया है बच्चे, निर्बंधन का प्रावधान किया गया है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर लिख देना 19 का जो बच्चे सब क्लास 5 है वो डी पॉइंट्स का निर्बंधन करता है। और यहां पर लिख देना अगर वो लोकहित से जुड़ा है या लोकहित से संबंधित है तो ऐसी जगह पर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। एसटी क्षेत्र से संबंधित है, एसटी क्षेत्र से संबंधित है, यानी आपके जाने से अगर इन अनुसूचित जनजातियों का भी देखा होगा ना, अंडमान निकोबार में कुछ बाहरी व्यक्ति थे ना, अमेरिकी शायद आए थे बच्चे, तो वहाँ के लोगों ने उसको मार दिया था। वो उनकी भाषाएं जानते थे, उसी के रूप में जाते थे बच्चे, तो घुल मिल जाते थे। एक दिन बच्चे उनको समझ में नहीं आया तो उस बाहरी व्यक्ति की उन्होंने क्या किया? धनुष बाण बो का प्रयोग करते हैं सर, वो मिसाइल थोड़ी ना जानते हैं। नग्न अवस्था में भी रहते, पत्ते वत्ते पहन कर रहते हैं बच्चे, है ना। अफ्रीका में ऐसे सर, इसीलिए एक क्वेश्चन सुनना बच्चे, कहा जाता है जितने भी बैक्टीरिया और वायरस बच्चे दुनिया में आते हैं, अभी देखो एक तो कोरोना चीन है, समुद्री जीव जंतु से माना गया है बच्चे निकला, है ना। तो ये जो बच्चे अफ्रीका का जंगल है सर, अब वहाँ पर सर जो रहते हैं अंदर के लोग रहते हैं, अब भाई वहाँ पर क्या है? जंगल है, हरियाली है, वर्षा ज़्यादा होती है और वेदर में हरदम नमी रहती है सर। तो नमी के कारण ही तो ये वायरस और बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। इसीलिए सर सबसे ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया कहाँ से? आपको भी पता है सर, अफ्रीका से ही ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा सर, किसी भी क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हैं बशर्ते गवर्नमेंट उस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड ना किया हो सर। अगला बढ़ते हैं बच्चे,
सी के बाद डी हो गया, डी के बाद आपका ई होगा बच्चे, जल्दी जल्दी कर लीजिए। निवास या रहने की स्वतंत्रता, और आपको पता है सर रहने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन अभी तक क्या जम्मू कश्मीर में भी बसने की या रहने की स्वतंत्रता थी? तो नहीं थी बच्चे, क्लियर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। यहां पर भी आर्टिकल सब क्लॉज 5 इनके निर्बंधन की बात करता है सर। अभी तक बच्चे ये कहां पर लागू नहीं होता था? जम्मू कश्मीर पर नहीं लागू था, अब यहां पर भी लागू हो गया बच्चे। इसको आपको पता है आर्टिकल 370 के बच्चे ए पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट्स को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया बेटा, क्लियर। ई के बाद एफ, ई के बाद क्या होगा? एफ। एफ था आरटीपी, आरटीपी का मतलब ये था संपत्ति का अधिकार, और आपको पता है कि ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यहां से इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब एक लास्ट बचता है बच्चे एफ के बाद जी, व्यापार करने की स्वतंत्रता, और अगर व्यापार किसी व्यक्ति को नुकसान करता है तो इसका निर्बंधन भी किया गया है, रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया 19 के सब क्लॉज 6 के तहत। अगर ये लोकहित से संबंधित है और हमारी अखंडता और संप्रभुता पर, या बच्चे कह सकते हो यहां पर तकनीकी आधार पर, लोकहित के आधार पर, रोक भी लगाया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19 आपका डन हुआ। अब बताओ यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? आर्टिकल 19 आपका खत्म हुआ बेटा। अब यहां पर देखो, ये जो जी वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनना, जी वाला पॉइंट है। और अभी मैंने एक पॉइंट और बता देते हैं सर। बेटा आप लोगों ने इंटरनेट की तो बात समझी ही होगी, इंटरनेट का मतलब तो समझते ही हो, है ना? अभी आप लोग इंटरनेट की ही सहायता से तो बच्चे क्लास ले रहे हो। तो आर्टिकल बच्चे 19 का फर्स्ट, अगर इंटरनेट को बंद करने की बात किया जाए, अभी ये क्वेश्चन आ गया था सर, इंटरनेट को क्या बंद किया जा सकता है? सर इंटरनेट को बंद किया जा सकता है लिमिटेड समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि अगर इंटरनेट को बंद किया जाएगा तो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज फर्स्ट का जो ए पॉइंट है, जिसमें हम वाक और अभिव्यक्ति की बात करते हैं, जिसमें हमने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की थी, तो क्या ईमानदारी से बताओ उसका उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? अरे भाई हमें बहुत सारी न्यूज ऑनलाइन मिल रही है। आज तो पूरा देश बच्चे लगभग हर चीजें ऑनलाइन होने जा रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन शिक्षा हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई। क्या ये सारी फैसिलिटी फिर आपको मिल पाएगी अगर इंटरनेट को बंद कर दिया जाए? तो नहीं मिल पाएगी। तो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज ए के फर्स्ट पॉइंट का उल्लंघन हो गया। दूसरा बच्चे होगा आर्टिकल बच्चे 19 के फर्स्ट का जी पॉइंट, जी में कहा व्यापार। अभी बच्चे अमेजन का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा। जब बच्चे नेट बंद रहेगा तो क्या आप लोग यहां से मार्केटिंग ट्रेडिंग कर पाओगे? शेयर मार्केटिंग में भाग ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो अगर इंटरनेट को बंद कर दिया जाए तो कौन कौन से आर्टिकल का उल्लंघन होगा? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आया हुआ क्वेश्चन है सर जी, याद रखिएगा। इंटरनेट को अगर बंद कर दिया जाए तो उल्लंघन होगा 19 के फर्स्ट के ये पॉइंट का, 19 के फर्स्ट के जी पॉइंट का क्या हो जाएगा? उल्लंघन होगा। क्या होगा? तो इंटरनेट को बंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।
लेकिन बच्चे अगर बात किया जाए अभी जम्मू एंड कश्मीर की, किसकी बात किया, अभी ये करंट पॉइंट आ गया, अगर बच्चे बात किया जाए जम्मू एंड कश्मीर की, तो कुछ दिन के लिए बच्चे, आपको भी पता है, कुछ समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए हमारी सरकार, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर होगा, उसके लिए हमारी सरकार उस एरिया का इंटरनेट बंद कर सकती है कुछ दिन के लिए, ना कि आजीवन, कुछ दिन के लिए। क्योंकि आजीवन करेंगे तो आर्टिकल फर्स्ट एक के बच्चे, आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए पॉइंट का उल्लंघन हो जाएगा और फिर ट्रेडिंग का उल्लंघन हो जाएगा। भाई व्यापार करने की हमारी जो स्वतंत्रता है फिर उसका हनन हो जाएगा सर जी। तो फिर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ समय के लिए नेट बंद किया गया था। अभी जब धारा 370 में परिवर्तन किया गया था, कुछ समय के लिए इंटरनेट को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था भाई, क्योंकि ये मैटर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, हमारी संप्रभुता और हमारी अखंडता से जुड़ा था। तो इस वजह से बच्चे ये भी आपका पॉइंट्स क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, आरटीआई भी मैंने बता दिया भैया, निजी क्षेत्र में मांगी नहीं जा सकती है, सरकारी क्षेत्र में आप आरटीआई मांग सकते हो। लेकिन सरकारी में भी अब आप पूछ लो कितने परमाणु हथियार हैं, तो आपको गवर्नमेंट नहीं बताएगी। अगर देश की सुरक्षा से संबंधित चीजें होंगी तो फिर आपको नहीं बताई जाएंगी भाई। ठीक है, क्योंकि उनका रिस्ट्रिक्शन किया गया है, निर्बंधन किया गया है, जो हमारी संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाते। अब ईमानदारी से बताओ यार, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे से बता दिया है, मुझे लगता है अब आप कहीं नहीं फंसोगे, अब आप कहीं नहीं फंसोगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 19 का बी पॉइंट, सॉरी 20 की बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। टाइम हो गया। एक बार आप लोग रिवीजन करिए जल्दी से। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और बताना बच्चे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं है। बस अब कुछ नहीं बच रहा है फंडामेंटल राइट्स में, मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने दे दिया। चलें आगे बढ़ें, चलें। आर्टिकल 20 ये कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण के अधिकार का प्रावधान किया गया है। संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार कौन सा आर्टिकल ये कहता है भाई? 20, आर्टिकल 20। यानी जब तक कोई आप पर अपराध सिद्ध नहीं होगा भैया, तब तक मैं आपको सजा नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल भाई, आप देखे होंगे बच्चे हमारे कि पहले एक पुलिस शिकायत होती है, जिससे आप प्रार्थना पत्र भी कह सकते हो, क्लियर हो जाएगा।
पहले बच्चे एक शिकायत होती है जिसमें हम बच्चे ब्लेम करते कि इस बंदे ने हमारे साथ क्या किया है, बुरा किया है। तो यार एक चीज़ बताओ, तुरंत बच्चे FIR दर्ज होता है? नहीं सर, FIR तुरंत दर्ज NCR थोड़ी ना कर दिया जाता है। पहले एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, विरोध दर्ज कराया जाता है, फिर पुलिस क्या करती है, वेरिफिकेशन करती है, और उसके बाद उस व्यक्ति को अगर लीगल पाया गया तो बच्चे अरेस्ट किया जाएगा, और अगर अनलीगल पाया गया तो उसे फ्रीडम दिया जाएगा। तो ये बच्चे आप वैध हो या वैध, इसका निर्णय तो न्यायपालिका करेगी, पुलिस नहीं करती है सर। पुलिस का काम होता है जिस पर ब्लेम लगा है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके बच्चे न्यायपालिका के समक्ष क्या करा देना, पेश करा देना। यही पुलिस का क्या होता है बच्चे, काम होता है। क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे आर्टिकल 20 का सब क्लॉज फर्स्ट कहता है भूत लक्षी। बच्चे भूत लक्षी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दे सकता हूं बच्चे, कुछ भविष्य लक्षी कानून होते, कुछ भूत लक्षी कानून होते हैं। जैसे बच्चे आज मैं मान लो गिरफ्तार हुआ, ठीक है, और कल उसी के लिए, जिस क्षेत्र के लिए या जिस कांड के लिए, जिस वर्ग के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया, उसमें कल उसी के कानून में परिवर्तन हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल है, आज मुझे बच्चे कोई गलत काम के लिए 1 वर्ष की सजा मिली, मान लो 1 ही वर्ष का कानून में प्रावधान था, लेकिन कल उसी कानून में एक परिवर्तन कर दिया गया और सजा की संख्या 1 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई। तो एक चीज बताओ यार, आज कोर्ट ने 1 वर्ष की सजा दी क्योंकि आज कानून ये कहता था कि आपको 1 वर्ष की सजा हो सकती है बेटा, लेकिन कल उसी कानून में परिवर्तन हो गया और सजा की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई। 1 से बढ़ाकर कितनी, 20। तो कल फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायपालिका हमें से कहेगी कि सर कल आपका 1 वर्ष था, आज मैं बढ़ाकर 20 वर्ष कर दे रहा हूं। पॉसिबल है? नहीं है सर, क्योंकि एक का बच्चे कांड के लिए 1 ही बार सजा और 1 ही सजा का प्रावधान है, परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। ऐसे बच्चे आपने देखा होगा राजीव गांधी हत्याकांड में जिन लोगों पर ब्लेम किया गया था सर, उन्हें आजीवन कारावास थी बच्चे, है ना। इस पे भी बताएंगे। तो 23 वर्षों का वो सजा लोग काट चुके थे। फिर बच्चे राष्ट्रपति साहब जिनका नाम था प्रणब मुखर्जी, उन्होंने सर फांसी का आदेश दिया। तब उन लोगों ने सर ब्लेम किया कि यार ये जो 23 साल मैंने काटा है, इस पर चर्चा करेंगे आगे, यहाँ लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। तो भूत लक्षी का मतलब है जो कानून है उसी के तहत आप पर क्या करवाई जाएगी, कार्यवाही। एक भविष्य लक्षी भी आएगा। जैसे कोई कानून आज पारित हो गया, मान लो आज तारीख 1 है और 1 तारीख को हमने कानून पारित करवा लिया, लेकिन हमने एक डेट दे दिया कि आज तो ये कानून बन गया, लेकिन ये लागू होगा अगले 16 तारीख को, अगले 16 तारीख को। तो 1 और 16 के मध्य का जो 16 दिन का डिफरेंस है, वहां तक पुराना ही कानून चलेगा बेटा। और अगर मैं 16 तारीख को उस केस में या जिस कानून में परिवर्तन किया गया उसमें अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर नए बच्चे आधार पर हमको सजा दी जाएगी, पुराने आधार पर सजा नहीं दी जाएगी। क्लियर हो जाएगा। यानी जिस दिन से लागू होने वाला हो या लागू करने की तिथि निर्धारित कर दी जाए उसे बच्चे भूत लक्षी नहीं भविष्य लक्षी कहेंगे। इसको मैं आगे अप्रोच में डिस्कस करेंगे बच्चे, है ना। तो भूत लक्षी दंडित विधियों से संरक्षण, दंडित विधियों से संरक्षण, ठीक है। ये 20 का सब क्लॉज सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये 20 का सब क्लॉज सेकंड बच्चे होगा। एक अपराध के लिए यानी दोहरी सजा से संरक्षण, डायरेक्ट लिख दो छोटी भाषा में, दोहरी सजा से संरक्षण। दोहरी सजा से क्या है आपका, संरक्षण किया जाएगा। दोहरी सजा से संरक्षण किया जाएगा यानी एक अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। कौन सा व्यक्ति रोकेगा अगर ऐसा किया जा रहा है, तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज सेकंड रोक देगा।
ठीक है, कहेगा भैया एक बार सजा पा गए, अब दोबारा इस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, मान लो कोई आईपीसी, एक एग्जाम्पल है सर, आईपीसी धारा के तहत हमें 3 वर्ष की सजा मिल गई, आईपीसी धारा 390 के तहत 2 वर्ष की सजा मिल गई, और 395 के तहत हमें 4 वर्ष की सजा मिल गई। टोटल देखो यहाँ पर कितना वर्ष हो रहा है यार, 9 वर्ष हो रहा है, तो हमें 9 ही वर्ष की क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। हम एक सजा आईपीसी 30 की काटेंगे, एक बच्चे हम 390 की भी 2 वर्ष की सजा काटेंगे और 395 की भी काटेंगे, तो हमें टोटल 9 वर्ष की क्या मिली, सजा मिल गई बच्चे। अब पता लगा 30 की मैं 3 वर्ष की सजा काट चुका हूं, पता लगा फिर उसी के लिए हमें 3 वर्ष की सजा दे दी जाए, तो ऐसा हमारे देश में प्रावधान नहीं है बच्चे। यानी दोहरी सजा से हमें क्या है, संरक्षण है, 1 से 1 बच्चे अपराध के लिए सिर्फ 1 बार। फिर आर्टिकल बच्चे 20 का जो सब क्लॉज 3 कहता है, आत्मसम्मान से संरक्षण, आत्मसम्मान से संरक्षण या आत्म अनुशासन से कर दो बच्चे, आत्म अनुशासन से संरक्षण, आत्म अनुशासन से संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 पॉइंट। ठीक है बच्चे, अब ये होगा आत्म अनुशासन, लिख दो यहां पर, ना समझ में आ रहा हो, किसी व्यक्ति को गवाही का नाम तो सुना ही होगा, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा बच्चे, नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। और एविडेंस होता है जो, वो 2 प्रकार से होता है, जिसे हम साक्ष्य कहते हैं, जिसके आधार पर हमें बच्चे अपराधों से क्या मिलेगा, संरक्षण भी मिलेगा और अपराध सिद्ध होगा। तो एविडेंस 2 प्रकार से होता है, एक मौखिक ओरल जिसमें गवाही शामिल होता है, भाई गवाह लोग ऐसे बोलते हैं, फिर ना वहाँ देखो टाइप पर टाइप करते रहते कि किस व्यक्ति ने कौन सी गवाही दी, और एक डॉक्यूमेंट्स होता है बच्चे साक्ष्य के आधार पर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 हो गया बेटा। भविष्यलक्षी कानून मैंने आपको बता दिया कि कोई कानून बन जाए आज और डेट दे दिया जाए कि अगली वाली डेट को ये कानून लागू हो जाएगा, और भूतलक्षी है जो कानून लगा हुआ है बच्चे, उसी के आधार पर सजा दी जा रही है। और मान लो इस कानून में आने वाले कल में भी परिवर्तन हो जाए, तो फिर उसके आधार पर आपको दोहरी सजा से दंडित नहीं किया जाएगा बच्चे। ये आर्टिकल सब क्लॉज 2 रोक लेगा। फिर से ध्यान से सुन लो, मुझे लगता है चीजें नहीं समझ में आई होंगी, बट ये आर्टिकल 20 ये कहता है अपराधों के लिए 2 सिद्धि से क्या है, संरक्षण का अधिकार है। अगर बच्चे दंड भूतलक्षी दंडित विधियों से संरक्षण, भाई आज कानून ये कहता है, मान लो आज मैंने चोरी की और चोरी पर प्रावधान था 1 साल के सजा का, ठीक है, अब पता लगा मैं 1 साल काट रहा हूं सर, 360 दिन में, मान लो 365 दिन होते हैं, 364 दिन मैंने काट लिए, और 365वें दिन उसी डकैती के कानून में, उसी चोरी के कानून में एक नया रूल आ गया कि अब जो चोरी करते हुए इंसान पकड़ा जाएगा उसकी सजा 5 वर्ष होगी। तो क्या वहां से मुझे 5 वर्ष कर दिया जाएगा? नहीं सर, क्लियर हो जाएगा। और एक भविष्यलक्षी कानून होता है, मान लो आज कोई कानून पारित हो गया, लागू 16 तारीख से होगा, तो जो 16 तारीख को कानून लागू होने के बाद व्यक्ति जो उस क्षेत्र में पकड़ा जाएगा, उस व्यक्ति को फिर नए कानून के आधार पर सजा दिया जाएगा। ठीक है, यही भूतलक्षी और भविष्यलक्षी होता है। तो मेरे ख्याल से अब हाँ बच्चे, किसी व्यक्ति को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और एविडेंस 2 प्रकार से होता है, एक मौखिक होता है और एक दस्तावेज। ठीक है, डन करो, डन करो, जल्दी से, समझ में आ गया होगा तो डन करो। नेशनल इमरजेंसी के दौरान इस आर्टिकल को लास्ट में लिखा देंगे, इस आर्टिकल को बंद नहीं किया जा सकता बच्चे, इस आर्टिकल को बंद नहीं किया जा सकता। एक बार रिवीजन कर लो जल्दी से, फिर आर्टिकल 22 पर डिस्कस करें।
कितना मिनट? ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं। और अब आपका आर्टिकल जो होगा वो 21 होगा, और 21 से पहले सर यहाँ पर मैं राजीव गांधी का केस बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा। और पुलिस आपसे क्या क्या करवा सकती है बच्चे, है ना, जैसे अरेस्ट वारंट होता है। अब अरेस्ट जो वारंट होता है अब ये कोर्ट जारी करता है सर, ठीक है। तो पुलिस क्या क्या इस पर थोड़ा सा मैं ब्रॉड लेवल पर आपको बता दूंगा। नार्को टेस्ट वगैरह का नाम सुना होगा, पॉलीग्राफी का नाम सुना होगा, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यहीं पर, ताकि बच्चे फिर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए, एक और बच्चे आप लोगों ने बायोलॉजी का नाम सुना होगा, सैरोगेशी। एक टेस्ट ट्यूब बेबी होता है और एक सैरोगेशी होता है। सैरोगेशी को भी भारत देश में बच्चे प्रतिबंधित किया गया है। सैरोगेशी में ये होता था, कोई विदेशी दंपत्ति बच्चे जो स्वयं बच्चे या कोई महिला जो थी विदेशी दंपत्ति स्वयं माँ बनना ना चाहती हो, और बच्चे वो क्या करे, किसी अन्य व्यक्ति को, एक मूवी बच्चे सलमान खान की आई हुई थी, उसमें भी ये सैरोगेशी टाइप का कुछ था स्टेटमेंट। तो इसमें मैं कह सकता हूँ बच्चे, जैसे जापान की एक दंपत्ति हो बेटा, ठीक है, और वो स्वयं प्रेगनेंसी धारण ना करना चाहती हो, तो वो किसी तीसरे व्यक्ति को उसमें शामिल कर ले। तो बच्चे विदेशी लोग क्या कहे, गुजरात में इसका बहुत चलन था सर। जैसे जापान के कोई नागरिक आए, दंपति आ गए, तो उन्होंने एक महिला को किराए पर ले लिया, और बच्चे क्या किया कि उन्होंने उस बच्चे जापानीज दंपत्ति ने अपने स्पर्म को और बच्चे जायगोट को, एग को और बच्चे स्पर्म को क्या कर दिया, डोनेट। तो उससे क्या होता था सर, जायगोट बनाया जाता था, और उसी जायगोट को उस तीसरी महिला के अंदर बच्चे ओवरी में ब्लॉक कर दिया जाता था। तो वो ओवरी बच्चे, बस वही महिला प्रेग्नेंट हो जाती थी, बच्चे जन्म देने का काम बच्चे भारतीय उस बच्चे तीसरी महिला का हो जाता था, और वो दो जो कपल विदेशी आए हुए थे वो अपना उस तीसरी महिला को किराया देकर बच्चे ले जाते थे। 2-3 केस ऐसे भारत में हुआ बच्चे, जिसमें क्या हुआ कि दंपत्ति तो आई, क्योंकि 9 महीने लगते हैं, 9 मंथ का कार्यकाल होता है सैरोगेशी में। तो इसमें क्या हुआ बच्चे कि वो विदेशी दंपत्ति तो आई, पैसे देकर चली गई, बच्ची जब बच्चे पैदा हुआ तो उन दोनों दंपत्तियों में क्या हो गया, तलाक हो गया। तो विदेशी दंपत्ति जब लेने ही नहीं आई, तो बच्चे आपको पता है जब जायगोट विदेशी दंपत्ति का है तो वो भारतीय नागरिक होगा, नहीं होगा सर। तो ऐसे बड़े केसेस हुए सर, तो इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, मैं ना कल बता दूंगा इसको, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, ठीक है, बाय, टेक केयर, और सारे लोग सख्त रहो, अपने घर पर सुरक्षित रहो, और बस मजे करके पढ़ाई करते रहो बच्चे, ठीक है। बाय बेटा, टेक केयर।